जय हिंद। आज जो है हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। इसमें क्या है कि हम बताए थे क्लास में ये आधा से ज्यादा खत्म हो गया था, इसमें कुछ बच गया था, लेकिन आज ये फिर शुरू से करवाते हैं। जो पढ़े हैं उसके लिए भी, जो नहीं पढ़े हैं वो भी पूरा जब देख लीजिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। और इससे एग्जाम में भी जो है बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है, तो एग्जाम के लिए सब प्रश्न बनेगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेने का है। कह रहा है कार्बन तथा इसके यौगिक। देखिए, केमिस्ट्री में जो है आपको तत्व का नाम याद रहना चाहिए। कुल 118 तत्व है जिसमें सब काम नहीं आता है। तो सब काम नहीं आता है तो गधा की तरह सबको याद भी नहीं करने का है। कुछ कुछ उसमें इंपॉर्टेंट है जो हमेशा काम आएगा। केमिस्ट्री जब भी पढ़िएगा तो उसमें रिएक्शन इस सब में सब जगह जो है काम आता है, तो उसी सब को याद करके रखना है। तो इसमें जो है देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका तत्व का नाम, इधर हो जाएगा उसका संकेत, और ये हो जाएगा परमाणु संख्या। परमाणु संख्या ध्यान से देखिए, 1 से 30 तक आपको पूरा कंटिन्यू याद कर लेना है, 1 से 30 एकदम लगातार। उसके बाद से जो है ना, जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसी को बस याद करना है। तो इधर देखिए, पहला में आता है क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन संकेत होता है H, परमाणु संख्या 1, हाइड्रोजन H1। उसके बाद होता है हीलियम He2, लिथियम Li3। अगला होता है ब्रिलियम Be4, बोरॉन B5, कार्बन C6, नाइट्रोजन N7, ऑक्सीजन O8, फ्लोरीन F9। इसके बाद नियॉन Ne10। ये हो गया आपका 10। 10 को और इधर देखिए, यहाँ पे हो जाएगा तत्व का नाम, इधर हो गया संकेत, इधर हो जाएगा परमाणु संख्या। परमाणु संख्या देखिए, नियोनेनी 10, 11 में होता है सोडियम। सोडियम Na11, मैग्नीशियम मैग्नीशियम Mg12। उसके बाद होता है एल्यूमिनियम Al13, सिलिकॉन Si14, फास्फोरस P15,
सल्फर, सल्फर को ही बोलते हैं गंधक। तो सल्फर एस 16, क्लोरीन Cl 17, आर्गन Ar 18, उसके बाद हो जाएगा पोटेशियम के 19, उसके बाद 20 में होता है कैल्शियम Ca 20। देखिए 20 तक हुआ है, इसको पहले इतना याद करते हैं। ये हो गया तत्व का नाम, ये हो गया उसका संकेत, और ये हो गया परमाणु संख्या। जब भी संकेत हम लोग लिखते हैं तो संकेत एक या दो अक्षर का होता है, उससे ज्यादा का नहीं होता है। और इसमें भी हमेशा ध्यान रखना है कि पहला जो लेटर होता है वह हमेशा बड़ा होता है और दूसरा लेटर छोटा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन H बड़ा है, हीलियम में देखिए दो लेटर है, तो पहला जो है कैपिटल और दूसरा क्या है स्मॉल है। तो ये हमेशा जो है इसको ध्यान में रखना है, कभी भी संकेत में जो है दोनों लेटर बड़ा में नहीं लिखाता है, एक पहला बड़ा दूसरा में छोटा। तो पहले इसको देखिए याद करते हैं, पहले 10 गो इधर फिर 10 गो इधर, आराम आराम से याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। हड़बड़ा करके करेगा कुछ नहीं होगा, ध्यान से निकल जाएगा, फिर ऐसा ही रह जाएगा। हाइड्रोजन H1, हीलियम He2, लिथियम Li3, बेरिलियम Be4, बोरॉन B5, कार्बन C6, नाइट्रोजन N7, ऑक्सीजन O8, फ्लोरीन F9, नियोन Ne10। इधर हो गया परमाणु संख्या। एग्जाम में बहुत ज्यादा बार जो है क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ है। तो ये सब अगर पूछता है तो इसका मतलब हुआ कि किसी का भी पूछ सकता है कि बताओ कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, फास्फोरस का कितना होता है। तो कोई सा भी पूछे याद कर लेंगे, जो भी पूछेगा तो सब बन जाएगा। फिर से एक बार बोलिए मन में, हाइड्रोजन H1, हीलियम He2, लिथियम Li3, बेरिलियम B4, बोरॉन B5, कार्बन C6, नाइट्रोजन N7, ऑक्सीजन O8, फ्लोरीन F9, नियोन Ne10। ये 10 पूरा क्लियर हो गया। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा या नहीं याद हो रहा है तो 2-4 बार और बोलने का प्रयास करिएगा तो याद हो जाएगा आसानी से। यहाँ देखिए 11 से 20, तो ये होता है क्या सोडियम Na11, सोडियम Na11, मैग्नीशियम Mg12, एल्युमिनियम Al13, सिलिकॉन Si14, फास्फोरस P15, सल्फर S16। सल्फर को ही बोलते हैं हम लोग गंधक। तो गंधक का भी अगर संकेत पूछे तो S होगा, परमाणु संख्या 16 होगा। तो सल्फर S16, क्लोरीन Cl17, आर्गन Ar18, पोटेशियम K19, कैल्शियम Ca20। फिर से एक बार शुरू से रिवीजन करो, साथ साथ में बोलते जाना है, आराम से बोलेंगे। हाइड्रोजन H1, हीलियम He2, लिथियम Li3, बेरिलियम B4, बोरॉन B5, कार्बन C6, नाइट्रोजन N7, ऑक्सीजन O8, फ्लोरीन F9, नियोन Ne10, सोडियम Na11, मैग्नीशियम Mg12, एल्युमिनियम Al13, सिलिकॉन Si14, फास्फोरस P15, सल्फर या गंधक S16, क्लोरीन Cl17, आर्गन Ar18, पोटेशियम K19, कैल्शियम Ca20। यहाँ तक में कोई दिक्कत? 21 में होता है स्कैंडियम SC21। ये SC जाति वाला SC ST OBC ये सब नहीं समझना है,
यह स्कैंडियम होता है, संकेत इसका Sc21। उसके बाद है टाइटेनियम। अब टाइटेनियम मतलब टाइटेनिक जो जहाज डूबा था उसको नहीं समझना है। ये टाइटेनियम तत्व का नाम है, टाइटेनियम Ti22। वेनेडियम V23। क्रोमियम क्रोमियम Cr24। Cr Cr है, Cr नहीं है, Cr बाघ उड़ार है, ये सब नहीं समझना। और आगे देखो, क्रोमियम Cr24। अगला होता है क्या, मैग्नीज। मैग्नीज Mn25। मैग्नीज Mn25। लोहा, इसी को कहते हैं आयरन, या इसी को कहा जाता है फेरस। देखिए, तीन नाम में से कोई सा भी नाम रहेगा तो आपको यही समझना है, लोहा। लोहा, आयरन, फेरस। Fe26। लोहा कहे, आयरन कहे या फेरस कहे तो Fe26। उसके बाद होता है कोबाल्ट, CO27। कोबाल्ट CO27। कोबाल्ट CO27। 28 में देखिए निकेल, Ni28। इसके बाद हो जाएगा कॉपर। कॉपर या तो तांबा, कॉपर मतलब तांबा, तो कॉपर Cu29। 30 में होता है जिंक, इसी को कहा जाता है जस्ता, Zn30। तो ये हो गया 1 से 30 तक पूरा कंप्लीट परमाणु संख्या तत्व का नाम और उसका संकेत। तो फिर से एक बार इसको पहले रिवीजन करना है, खाली लिखने से नहीं होगा, जब तक याद नहीं होगा तब तक कोई काम का नहीं है। तो 21 से देखिए फिर से, स्कैंडियम Sc21, टाइटेनियम Ti22, वेनेडियम V23, क्रोमियम Cr24, मैग्नीज। देखो दो नाम में कंफ्यूजन होगा, एक अभी 12 नंबर में पढ़े होंगे मैग्नीशियम Mg12, देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैग्नीशियम Mg12, और यहाँ है मैग्नीज Mn25। तो दोनों का नाम जो है मिलता जुलता लग रहा होगा। बहुत बार होता है मैग्नीशियम की जगह मैग्नीज पढ़ लेता है, मैग्नीज की जगह मैग्नीशियम पढ़ लेता है। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम, ऐसा समझ में, Mg12, यहाँ है मैग्नीज Mn25। तो दोनों को एकदम अच्छा से ध्यान में रखिएगा, मैग्नीज और मैग्नीशियम। उसके बाद है लोहा, आयरन, फेरस Fe26, कोबाल्ट CO27, निकेल Ni28, कॉपर या तांबा Cu29, जिंक या जस्ता Zn30। जिंक या जस्ता Zn30। तो याद हुआ कि नहीं? एक बार हम 1 से 30 तक बोलते हैं, ध्यान से साथ में बोलते जाना है। हाइड्रोजन H1, हीलियम He2, लिथियम Li3, बेरिलियम B4, बोरॉन B5, कार्बन C6, नाइट्रोजन N7, ऑक्सीजन O8, फ्लोरीन F9, नियोन Ne10, सोडियम Na11, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सोडियम Na11, मैग्नीशियम Mg12, एल्युमिनियम Al13, सिलिकॉन Si14, फॉस्फोरस P15, सल्फर H16, क्लोरीन Cl17, आर्गन Ar18, पोटेशियम K19, कैल्शियम Ca20, स्कैंडियम यहाँ देखिए 21 से लिखा हुआ है, स्कैंडियम Sc21, टाइटेनियम Ti22, वेनेडियम V23, क्रोमियम Cr24, मैग्नीज Mn25, कोबाल्ट ये लोहा, आयरन Fe26, आयरन, लोहा, फेरस Fe26, कोबाल्ट CO27, निकेल Ni28, जिंक ये कॉपर Cu29,
कॉपर Cu 29, उसी को तांबा कहा जाता है। और इसके बाद हो जाएगा जिंक यानी जस्ता Zn30, जिंक या जस्ता Zn30। तो ये 1 से 30 तक पहले सीरियल नंबर। अगला है ब्रोमीन Br35, ब्रोमीन Br35, ब्रोमीन Br35। सिल्वर, इसी को कहते हैं चांदी, Ag47, सिल्वर यानी चांदी Ag47। देखिए सोना, चांदी, ये सब जो है तत्व का नाम है, और ये सब जो है जेवर बनाने में बहुत ज्यादा काम आता है। तो अगर आपको ये सब देखिए हमेशा याद करके रखिएगा, सिल्वर Ag47, इसका संकेत देख रहा है Ag। तो कभी भी अगर घर में पत्नी अगर आपको एकदम प्यार से बोल रहा है Ag, जेवर लेने का है, तो समझ जाइए कि वो चांदी का बात कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? और अगर नहीं लेकर के दिया तो घर में वो ऐसा ऐसा तांडव करेगा कि पति बेचारा जो है ना मरीज के जैसा पड़ जाता है। खाना बनाएगा, उसमें नमक जो है ज्यादा डाल देगा, अब खाएगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। हमेशा मुंह कान जो है फुला करके रहेगा, बोलिएगा कुछ तो घूम जाएगा इनने उनने। तो जब भी जो है अगर आपको एकदम प्यार से बोल रहा है कि हमको कुछ नाक कान का आँख का बनाने का है, तो सिंपल है कि ले जा करके उसको कुछ भी थोड़ा मना दिला दो। अभी तो बहुत सारा चल गया है रोल गोल्ड, ये सब का लगेगा सोना चांदी देखने जैसा, लेकिन वो एकदम सस्ता रहता है। वही सब दिला करके उसको बस फुसला करके रखिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला देखो, टीन SN50, आयोडीन जो नमक में पड़ता है, आयोडीन उसका होता है I53 यानी आयोडीन I53, जेनॉन Xe54, टंगस्टन W74। टंगस्टन का जो गलनांक होता है ये बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए टंगस्टन जो है ना बिजली का जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट इसी का बनाया जाता है, क्योंकि ये जल्दी गलता नहीं है। तो टंगस्टन W74। उसके बाद है सोना Au79, सोना Au79। पारा यानी मरकरी Hg80, ये धातु है। इसमें पूछेगा कि कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के टेम्परेचर पे जो है द्रव में रहता है, द्रव अवस्था में, तो वो होता है क्या? पारा, मरकरी Hg80। प्लम्बम यानी सीसा Pb82, प्लम्बम इसी को सीसा कहते हैं, Pb82। तो ये सब जो है एक्स्ट्रा थोड़ा सा याद करके रखिएगा। ब्रोमीन Br35, सिल्वर Ag47, टीन SN50, आयोडीन I53, जेनॉन Xe54, टंगस्टन W74, सोना Au79, पारा Hg80, प्लम्बम यानी सीसा Pb82। तो ये हो गया आपका पूरा तत्व का नाम कंप्लीट। इतना अगर याद है तो केमिस्ट्री में जो भी लिखेंगे, कोई रिएक्शन बनाएंगे, कोई कार्बनिक यौगिक लिखेंगे, तब आपका दिमाग में कुछ घुसेगा, समझ में आएगा कि क्या क्या चीज लिखा रहा है। और नहीं तो लगेगा कि ABCD पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं लगेगा, लगेगा फिर से बच्चा क्लास में चल गए क्या, ABCD खाली जो है भर रहा है बोर्ड पे। तो इसको याद करके रखना बहुत जरूरी है केमिस्ट्री समझने के लिए। देखिए जैसे कोई तत्व है तो उसका नाभिक में, किसी तत्व का ये नाभिक हो गया, तो नाभिक में दो चीज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर होता है पल्लस, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इसके चारों तरफ कक्षा होते हैं। इस कक्षा में जो है यानी कह सकते हैं नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस। तो नाभिक में दो चीज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर यानी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है कौन? इलेक्ट्रॉन। सही से देखो, किसी भी तत्व में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे
कि अगर हम कहें सोडियम, तो सोडियम Na11 होता है, परमाणु संख्या इसका कितना होता है 11। तो परमाणु संख्या अगर 11 है तो इसका मतलब दो चीज हुआ फिक्स, कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 11 गो, अब प्रोटॉन कितना है ये भी 11 है। तो परमाणु संख्या को ही जो है प्रोटॉन कहा जाता है। तो जितना परमाणु संख्या है यानी उतना समझिए उसमें प्रोटॉन है, और जितना प्रोटॉन है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन है। ये दो चीज हमेशा बराबर होता है किसी भी तत्व में। अब देखो इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, और यह इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो कौन इसको जिस में चक्कर लगाता है जिस रास्ते से, इसको कहा जाता है कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। कक्षा या ऑर्बिट कहा जाता है, उसी में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है नाभिक के चारों ओर। है समझ में? अब देखिए किसी भी कक्षा में कितना अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। देखिए 2n² के अनुसार ही किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। जैसे ये नाभिक है और ये पहला कक्षा है, तो इसमें जो है कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो इसका मतलब हुआ n का मान 1 रखेंगे। यहाँ n मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, n मतलब हुआ कक्षा की संख्या, पहला दूसरा तीसरा ये है। तो n का मान अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर देखो तो ये हो जाएगा कितना 2 गुना 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 दूनी के 2, इसका मतलब हुआ पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन में ही पहला कक्षा भर जाता है। दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो n बराबर 2 रखना पड़ेगा। 2 अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 गुना n के जगह पे 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, यानी दूसरी कक्षा में जो है कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 8 गो। तीसरा का अगर बात करें तो n बराबर कितना रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 का स्क्वायर, 3 तिया के 9, 9 दूनी के 18। इसका मतलब हुआ कि तीसरा कक्षा में जो है अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। 18 इलेक्ट्रॉन में जो है तीसरा कक्षा भर जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन में दूसरा कक्षा भर जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन में पहला कक्षा भर जाता है। अब चौथा का अगर बात करेंगे तो n बराबर कितना रखना पड़ेगा 4, n बराबर 4, 4 रख करके देखो तो ये हो जाएगा कितना 2 गुना 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 16 दूनी के 32, यानी चौथा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है तो 32 इलेक्ट्रॉन। अब इसी कक्षा को खाली भरना रहता है, और अगर पूरी तरह से कक्षा भर गया और जो एक्स्ट्रा में बच जाता है वही होता है उसका संयोजकता, यानी वह उतना इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को दे सकता है, या कुछ घट रहा है तो उतना इलेक्ट्रॉन वो किसी से ले सकता है, और उसी के अनुसार जो है वो अभिक्रिया करता है, यानी उसकी वैलेंसी हो जाती है, संयोजकता हो जाता है। तो देखिए कुछ तत्व का हम लोग संयोजकता निकालते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं, तो और अच्छा से समझ में मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना रहेगा। तो देखो 2, 8, 18, 32 के हिसाब से तोड़ेंगे। ऐसा समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये जो कक्षा है ना, इसको समझो कि रूम है, कमरा है। तो पहला कमरा छोटा है, इसमें कितना आ सकता है तो मात्र 2 आदमी। अगला जो है उससे बड़ा है, उसमें 8 आदमी रह सकता है। उससे अगला जो है और भी बड़ा है, उसमें अधिक से अधिक 18 आदमी आ सकता है। तो इस तरह से जो है ना आदमी को समझो शिफ्ट करना है, यानी इलेक्ट्रॉन को तोड़ना है, तो समझ जाओ कि रूम है उसमें आदमी को
बैठाने का है। और देखिए कुछ तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हम दिखाते हैं तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन, इसका होता है परमाणु संख्या 1, इसका हो जाएगा कितना 1। हीलियम He2, इसका 2 हो जाएगा। लिथियम Li3, इसको कैसे तोड़ेंगे, पहला रूम में 2 आदमी, लेकिन है यहाँ पे 3 आदमी, तो 2 कॉमा 1, यानी कि पहला रूम पूरा भर जाएगा, उसके बाद एक आदमी इसमें शिफ्ट होगा। इसके बाद होता है बेरिलियम Be4, तो ये हो जाएगा कितना 2 कॉमा 2। बोरॉन B5, इसका हो जाएगा 2 कॉमा 3। कार्बन का हो जाएगा 6 है तो 2 कॉमा 4। नाइट्रोजन का 7, तो ये हो जाएगा 2 कॉमा 5। ऑक्सीजन का हो जाएगा कितना 8, तो ये होता है 2 कॉमा 6। किसी को कोई दिक्कत? और देखिए फ्लोरीन का F9, तो ये हो जाएगा 2 कॉमा 7। नियोन का तोड़ेंगे तो Ne10, तो ये हो जाएगा 2 कॉमा 8। अब देखिए 2 कॉमा 8 हो गया, यानी पहला में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पहला में मान लीजिए शिफ्ट हो गया। उसके बाद ये पहला भर गया कक्षा, तो दूसरा कक्षा में 8 हुआ है, तो दूसरा में भी 8 भर गया है। 2 2 4 5 6 7 8। देखिए वैसा तत्व जिसका पूरा मतलब कक्षा जो होता है पूरी तरह से भर जाता है, एक भी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ नहीं रहता है, तो वह सबसे अस्थाई तत्व माना जाता है। वह किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, अक्रियशील कह सकते हैं, या कोई अभिक्रिया नहीं करने वाला तत्व कहा जाता है, या निष्क्रिय तत्व कह सकते हैं। जैसे देखो हीलियम, हीलियम में क्या है 2 परमाणु संख्या 2 था, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता भी है, तो इसका जो है ना पहली कक्षा से ही पूरी तरह से ये भर गया, तो ये सबसे अस्थाई हो गया। उसके बाद अगर देखें तो नियोन Ne10 2 कॉमा 8, तो देखिए पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसका अगला में 8 इलेक्ट्रॉन, तो पहला भर गया, फिर दूसरा भी पूरी तरह से भर गया, बचा हुआ नहीं है एक्स्ट्रा। तो ऐसे तत्व जो है ना सबसे ज्यादा अस्थाई माना जाता है। जैसे कोई आदमी अगर कुछ सोच रहा है कि हमको परीक्षा में जो है फर्स्ट डिवीजन लाना है या तो अच्छा नंबर उठाना है, अगर उसको उतना आ जाता है तो उसको ज्यादा टेंशन नहीं होता है, वो अच्छा से शांति से पढ़ाई करता है, अच्छा से खुश रहता है। लेकिन जिसको अगर नहीं आएगा उतना और सोच करके रहता है ज्यादा, तो ज्यादा टेंशन में रहेगा, वो खुश नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो है ना वैसे तत्व जिसके बाहरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाता है, यानी कि 2 पे लास्ट हो चाहे 8 पे लास्ट हो, तो उसको हम लोग मानेंगे अस्थाई तत्व है। और इसी को अस्थाई करने के लिए, यानी जितना भी तत्व, जैसे इसको देखें तो इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन बचता है ना, तो वह जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, या तो किसी से ग्रहण कर लेता है और फिर रिएक्शन करता है अस्थाई बनाने के लिए। तो जो अस्थाई है वो तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, और जो अस्थाई नहीं है वो जो है किसी को देगा या किसी से लेगा, तब जाकर के अस्थाई बनेगा। इसी को कहा जाता है ऑक्टेट रूल, यानी अष्टक नियम कहते हैं। कौन सा नियम? अष्टक नियम, सही से समझिए, अष्टक नियम कहा जाता है। अष्टक नियम का मतलब हुआ कि कोई भी तत्व अपना अस्थाई बनाने के लिए बाहरी कक्षा में 2
या तो 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है, जिसके वजह से वह तत्व काफी अस्थायी हो जाता है, उसी को कहा जाता है अष्टक नियम। जैसे देखिए सोडियम का होता है कितना, 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2। 2 भर गया, अब इसके पास और बचा हुआ है तो 8 इलेक्ट्रॉन दूसरा में नहीं भरेगा, तो 8 और 2 कितना हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में जाएगा, मतलब तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। जबकि तीसरा कक्षा में कितना, 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। अब जो है ये क्या करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। अगर किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम रहा है तो उसको डायरेक्ट बोलेगा मेरे पास ऐसी फालतू में बचा हुआ है, इसको तुम ले लो, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। तो ये जो है ना, जैसे देखो क्लोरीन का Cl17, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2 8 10 10 और 7 17 17 है, तो पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में कितना आएगा, 7 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, किसी को दे देता है, तो ये हो जाएगा लास्ट में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन अस्थायी हो गया। अब अगर ये जो है किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये भी जो है 7 है, तो लास्ट में हो जाएगा कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। तब ई भी अस्थायी हो जाएगा, ई भी अस्थायी हो जाएगा। तो ऐसे तत्व ही जो है एक दूसरे से मिल करके रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है और यौगिक बनाता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो अष्टक नियम को याद करके रखिएगा। इसी के अनुसार जो है हर तत्व अपना इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहता है या तो ग्रहण करना चाहता है और उसके बाद यौगिक बनाता है। चलो अब बंधन को समझो। रासायनिक बंधन ये क्या होता है और ये कितने प्रकार के होता है, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, सब चीज में ये पूछेगा। तो पहले जो है बंधन समझने से पहले आपको वैद्युत संयोजकता, वैद्युत संयोजकता इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। ये क्या होता है, वैद्युत संयोजकता सिंपल सा है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने या ग्रहण करने की क्षमता को कहा जाता है वैद्युत संयोजकता। इलेक्ट्रॉन को त्यागने या फिर ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजकता। कोई भी तत्व कितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है और कितना इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, मतलब दूसरे को काट सकता है, उसी को कहा जाता है वैद्युत संयोजकता। जो धातु होता है वह इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, धातु मतलब वह धनी होता है, तो जो भी आदमी धनी होगा, अमीर होगा, वो बांटेगा कुछ, और अधातु का मतलब होता है गरीब होता है, तो वो जो है ना किसी से लेता है। तो धातु जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और धनायन बनाता है, यानी कि प्लस बनाता है, और अधातु जो है ग्रहण करता है और ऋणायन बनाता है, यानी कि माइनस बनाता है। तो वैद्युत संयोजकता समझ में आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन को त्यागने या ग्रहण करने की क्षमता को कहा जाता है वैद्युत संयोजकता। जैसे आप देखिए सोडियम है, तो सोडियम का होता है परमाणु संख्या 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 10 10 और 1 11। इसमें अगर देखिए सोडियम में है तो लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तब ये जो है किसी को 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और जब ये त्यागेगा तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तब ये बनाएगा क्या, Na+। 1 प्लस आया, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दिया है, प्लस मतलब दान कर दिया है। और अगर हम क्लोरीन देखें तो Cl कितना होता है, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना होगा, 2 8 10 10 और 7 17। अब देखिए अस्थाई होने के लिए
ऑक्टेट रूल होता है, उसको बताए हैं अष्टक नियम। हर तत्व सोचता है कि हमारी बाहरी कक्षा में जो है पूर्ण इलेक्ट्रॉन हो, मतलब कि 2, 8, 18, 32 इस प्रकार से रहे। है समझ में? अगर इस तरह से बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है तो समझिए कि वह तत्व अस्थायी हो जाता है, उसको कोई तरह का फिर मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागने या ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, अस्थायी हो जाता है, अस्टेबल हो जाता है। तो हर तत्व जो है चाहता है कि हम अपना बाहरी कक्षा में इस तरह का इलेक्ट्रॉन बनाएं, 2 या 8 या 18 इलेक्ट्रॉन रखें। तो इसको अगर देखें तो ये 2, 8, 10, 10 और 7, 17, लास्ट में कितना है 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये चाहेगा कि कोई हमको अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो हमारा काम हो जाएगा, हम 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में बना लेंगे और एकदम अस्थायी से हो जाएंगे, चैन का नींद आएगा, एकदम दिन रात कोई टेंशन नहीं रहेगी। तब जो है ये किसी से अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तब ये हो जाएगा बाहरी कक्षा में कितना इसका 8 इलेक्ट्रॉन। जब ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बाहरी कक्षा में तब इस पे हो जाएगा Cl माइनस, माइनस मतलब हुआ 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया है, अब प्लस का मतलब हुआ 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग किया है। तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और धनायन बनाता है, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ऋणायन बनाता है। तो देखिए ग्रहण करने और त्यागने के आधार पर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव दे देगा 4 गो ऑप्शन बना करके और कहेगा बताइए इनमें से कौन सा तत्व एकल बंधन बनाएगा, कौन सा तत्व द्विबंधन से जुड़ा हुआ रहेगा। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव दिया जाता है क्वेश्चन बैंक में, देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे एक होता है एकल बंधन तत्व, द्विबंधन तत्व और एक होता है त्रिक बंधन तत्व। एकल बंधन तत्व मतलब हुआ जो एक इलेक्ट्रॉन को या तो जो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है या ग्रहण कर सकता है उसको एकल बंधन तत्व कहा जाता है, और जो तत्व 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या ग्रहण करेगा उसको द्विबंधन तत्व, और जो 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करेगा उसको त्रिबंधन तत्व कहते हैं। जैसे इसको देखिए एक एक सब में बताते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन कितना होता है H1, इसको अस्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का इसको ग्रहण करना पड़ेगा, तब ये लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी अस्थायी है। उसी तरह से अगर ऑक्सीजन को देखो तो ऑक्सीजन वो 8 होता है, तो 8 को तोड़ेंगे तो 2, 6 हो गया। 8 होने के लिए इसको क्या चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा, तब ये जा करके 8 होगा। उसी प्रकार से अगर हम ब्रोमीन को देखें तो ब्रोमीन भी 5, तो ये हो जाएगा कितना 2, 3, 2, 3। तब देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में बच रहा है, तब ये सोचेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन हम त्याग करके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन भी रहेगा तो भी अस्थायी रहेगा, और नहीं तो फिर इसको 5 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा किसी से, तब जा करके 5 और 3 कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन, तब ये अस्थायी होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागना इसको आसान है, 5 इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण करना ज्यादा मुश्किल है। तो हर कोई जो है आसान वाला काम करना चाहता है, तब ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा और ये अस्थायी हो जाएगा। तो कौन सा तत्व कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा उस हिसाब से तत्व को 3 भाग में बांटा जाता है, एक बंधन तत्व, द्विबंधन तत्व और एक होता है त्रिक बंधन तत्व। अब देखिए रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन यानी कि रासायनिक बल। जितने भी यौगिक होते हैं, जितने भी अणु होते हैं वह जो है एक बंधन से बंधा हुआ रहता है, उसी को कहा जाता है रासायनिक बंधन। यानी कि जो भी यौगिक या जो भी परमाणु जिस रासायनिक बल से बंधा हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, उसे कहते हैं रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन
बार बार बोल रहे हैं तो आपको लग रहा होगा ये गाना वाला बंधन, बंधन छुड़ा दिया। इधर गा के बताओ। अब देखिए रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग, यानी रासायनिक बल, जितने भी यौगिक होते हैं उसके परमाणु आपस में एक रासायनिक बल से बंधा हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, उसी को कहा जाता है रासायनिक बंधन। जैसे देखिए ये बोर्ड है, तो इसके नीचे में जो है ना एक प्लाई लगा हुआ है इसके पीछे में, और ये ऊपर से जो देख रहा है वाइट जैसा ये है सनमाइका। तो दोनों जो है अगर ऐसा ही ला करके साट देते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता, गिर जाता है ये। तो इसको बांधने के लिए, चिपकाने के लिए, पकड़ करके रखने के लिए बीच में लगा हुआ है फेविकोल, जो दोनों को, लकड़ी को और सनमाइका को क्या है, जोड़ करके है, यानी बांध करके रखा हुआ है। वैसी होता है यौगिक में परमाणुओं को बांधने के लिए एक बल होता है जिसको कहते हैं रासायनिक बल। उसी बल से जो है बंधा हुआ रहता है, उसी बंधन को कहते हैं रासायनिक बंधन। आया समझ में? अब देखो बंधन बार बार बोल रहे हैं तो आपको लग रहा होगा हिंदी के गाना वाला बंधन, बंधन जुड़ा लिया, दामन छुड़ा दिया, ओ साथी रे, सब कुछ बुला दिया, ये वफा का कैसा सिला दिया। ये गाना नहीं समझना, ये अलग बंधन है, और फिल्म का जो बंधन है वो अलग दुनिया का बंधन है। ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है, ये वाला बंधन को ध्यान में रखना है। ये जो रासायनिक बंधन है, केमिकल बॉन्डिंग, ये दो प्रकार के होते हैं, वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन, एक होता है सहसंयोजक बंधन। इसका मोटा मोटी मतलब समझिए, जब भी आयनिक बंधन कहे यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो इसका मतलब होता है आयन या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। आयन या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब हुआ एक जगह से दूसरा जगह चला जाता है। जबकि सहसंयोजक बंधन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का साझेदारी। साझेदारी मतलब पार्टनरशिप। जैसे अगर कोई बिजनेस खड़ा कर रहा है, तो मान लीजिए कि दो आदमी मिलकर के जो है बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर रहा है, तो एक आदमी जो है 1 लाख रुपया दिया, एक आदमी दूसरा भी 1 लाख रुपया दिया, तो 2 लाख मिला करके बिजनेस अगर खड़ा करेगा तो उस पे दोनों का हक रहेगा, दोनों बराबर ध्यान देगा और काम करेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें होता है कि जिसके पास कुछ ज्यादा है वो कम वाला को दे देता है, दान कर देता है, स्थानांतरण कर देता है। ऐसा समझ में? और इसमें दोनों मिलाता है, पार्टनरशिप बनाता है। तो ये सब जितना भी देख रहे हैं ये है क्या, आयनिक बंधन। ये आयन से बंधा हुआ है, धनायन और ऋणायन, प्लस और माइनस से। जैसे इसमें देखिए NaCl, तो Na होता है प्लस, Cl होता है माइनस। Na का लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो जो है त्याग देता है, और क्लोरीन का जो है Cl का एक इलेक्ट्रॉन घटता है तो वो जो है एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है, तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो इसका भी पूरी कक्षा पूरा हो जाता है, इसका भी कक्षा पूरा हो जाता है, और दोनों मिलकर के बना लेता है क्या, NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। वैसे ही देखिए CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का जो है बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बचता है, जबकि ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन घटता है, यानी कि कम पड़ा हुआ रहता है। तो ये दोनों जो है ये ज्यादा रहता है इसके पास, तो ये इसको दे देता है और दोनों मिलकर के बना लेता है क्या, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को कली चूना कहते हैं। उसी प्रकार से ये सब जितना भी है चारों, ये सब एग्जाम्पल है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम देगा। जैसे CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, CuSO4 कॉपर सल्फेट, तो ये सब जो है कौन सा बंधन से जुड़ा हुआ है,
आयनिक बंधन या वैद्युत सहसंयोजक बंधन, इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, यानी कि ज्यादा वाला जो है कम वाला को दे देता है और दोनों मिलकर के काम चला लेता है और दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। अब इससे देखिए दो प्रश्न आपसे पूछेगा, समझ में आया? कहेगा कि आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है क्यों, है समझ में? और एक पूछता है जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं कि कुचालक होते हैं। तो देखिए जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं, जैसे सब आयनिक यौगिक है, आयन बंधन से जुड़ा हुआ है, तो इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर ये गलेगा और बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर ये उबलना शुरू करता है, तो गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। लेकिन पूछेगा 2 नंबर में क्यों उच्च होता है, तो सिंपल है कि ये जो है आयनिक यौगिक का जो बंधन होता है वह आयन से जुड़ा हुआ रहता है, जो काफी मजबूत होता है, और मजबूत बंधन को तोड़ने के लिए ज्यादा उसको गर्म करना पड़ेगा, तो इसके लिए जो है इसका गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे इसका जलीय विलयन विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं, तो देखिए जब ये सूखा रहता है, मतलब कि इसको जब पानी में नहीं घोला जाता है, तब इसका इलेक्ट्रॉन जो है गति नहीं कर पाता है। लेकिन जब इसको जल में घोल दिया जाता है, जब जलीय विलयन बना दिया जाता है, तब इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर उधर जो है गति कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने लगता है, जिसके वजह से इसमें जो है विद्युत प्रवाहित होने लगता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। आया समझ में? और जस्ट ये दोनों इसका उल्टा होता है। इधर अगर कहे सहसंयोजक बंधन का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, तो निम्न होता है। और अगर कहे कि सहसंयोजक यौगिक का जलीय विलयन क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं कि कुचालक होते हैं, तो ये जो है इधर कुचालक हो जाएगा। अब देखो सहसंयोजक बंधन, इसमें बताए हैं इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? साझेदारी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को मिला करके बराबर जो है दोनों इलेक्ट्रॉन को ला करके और उससे जो है बंधन बनाता है। जैसे ये सब देखिए हाइड्रोजन यानी H2O2 N2 H2O यानी जल, इस सब में जो बंधन पाया जाता है ये कौन सा है? सहसंयोजक बंधन, पार्टनरशिप वाला बंधन है। इसमें जो है जैसे ये हाइड्रोजन है H2, तो यहाँ पर हो गया H, यहाँ पर हो गया H, यानी कि 2 गो H है, तो इसके पास एक H जो है यानी हाइड्रोजन है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन ला करके यहाँ जमा करेगा और उसके बाद जो है बंधन बनाएगा, जिसके कारण ये जो है जुड़ा हुआ रहेगा H बंधन H से। आया समझ में? सहसंयोजक बंधन, तो इस सब में पाया जाता है क्या? सहसंयोजक बंधन। अब देखिए सहसंयोजक बंधन जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एकल बंधन सिंगल बॉन्ड, द्विक बंधन डबल बॉन्ड, एक होता है त्रिक बंधन ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए एकल बंधन में क्या होगा, तो सिंपल है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन ला करके और साझा करेगा यानी बंधन बनाएगा, तब उसको कहेंगे एकल बंधन। जैसे ये सब जितना देख रहा है सब में एकल बंधन पाया जाता है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, मीथेन, जल, ये हो गया NH3 अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, इस सब में है कौन सा बंधन? एकल बंधन, एक एक इलेक्ट्रॉन मिला के बंधन बना रहा है। उसी प्रकार से द्विक बंधन, 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, जब 2-2 इलेक्ट्रॉन मिला करके बंधन बनाता है तो उसको कहते हैं द्विक बंधन। जैसे O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इस सब में पाया जाता है द्विक बंधन। जबकि त्रिक बंधन में 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, मतलब जब 3-3 इलेक्ट्रॉन ला करके मिलाएगा और बंधन बनाएगा तो उसको कहते हैं त्रिक बंधन। है समझ में? जैसे हो गया N2 नाइट्रोजन, C2H2 ये होता है एसिटिलीन, तो इस सब में पाया जाता है त्रिक बंधन। अब देखिए इसका आपसे एग्जाम में पूछेगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, सघन सूत्र, संरचना सूत्र, इस सब को अभी जस्ट बताते हैं। अगर इतना आप समझ गए हैं तो फिर इसके आगे आपको टेंशन लेने का नहीं है, बहुत आराम से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी इसको एक बार और जो है देखिए रिपीट कर देते हैं, अच्छा से ध्यान देगा। वैद्युत संयोजकता, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने या त्याग करने की क्षमता को कहते हैं क्या? वैद्युत संयोजकता।
जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, लेकिन क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और धनायन बनाता है, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ऋणायन बनाता है। उसी प्रकार से त्याग करने और ग्रहण करने के हिसाब से जो है तत्व को तीन भाग में डिवाइड किया जाता है। एक बंधन तत्व, द्विबंधन तत्व, त्रिबंधन तत्व। ये सब हो गया क्या, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब हो गया एक बंधन तत्व। ये सब एक इलेक्ट्रॉन को चाहे तो त्यागेगा और चाहे तो फिर ग्रहण करेगा। उसी प्रकार से इन सबको याद करके रखिएगा। अब देखो रासायनिक बंधन, यानी कि रासायनिक बंधन जो होता है वह रासायनिक बल से जुड़ा हुआ रहता है, उसी को कहा जाता है रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन जो है उसको दो भाग में बांटा जाता है, वैद्युत संयोजक बंधन या इसी को कहते हैं आयनिक बंधन। इसमें क्या होता है, आयन या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इसमें आयन या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जैसे NaCl, CaO, इस सब में पाया जाता है क्या, आयनिक बंधन। आयनिक यौगिकों का, ये सब जितना भी यौगिक है इसका दो चीज याद करके रखना है, इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर पर ये गलेगा और ज्यादा टेम्परेचर पर ये उबलेगा। और इसका जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होता है। जब इसको पानी में घोल देंगे तब इसमें करंट जाने लगेगा, लेकिन ऐसी रखेंगे तो नहीं जाएगा। जैसे ये NaCl है, नमक, अगर नमक जो है सूखा है तो उसमें करंट नहीं जाएगा, लेकिन अगर उसको पानी में घोल देंगे उसके बाद जो है करंट जाने लगेगा। जैसे मछली है तो उसको जमीन पे रखिएगा तो नहीं चल पाएगी, लेकिन उसको जो है पानी में छोड़ दीजिए पूरा एकदम जो है दौड़ने लग जाती है। तो वैसे ही होता है इसमें, जब जल घोला हुआ रहेगा तब करंट जाएगा, सूखा में करंट नहीं जाता है, यानी इसका जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। इधर जो है सहसंयोजक बंधन, इसमें इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, इलेक्ट्रॉन मिला करके और बंधन बनाता है। इसके ये सहसंयोजक बंधन तीन प्रकार के होते हैं। एकल बंधन, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन मिला करके बंधन बनाता है। द्विक बंधन, इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन मिला के बंधन बनाता है। त्रिक बंधन, इसमें तीन तीन इलेक्ट्रॉन मिला करके यानी साझेदारी करके बंधन बनाता है। ये सब याद करके रखिएगा। हाइड्रोजन में कौन सा बंधन होता है, एकल बंधन। ऑक्सीजन में द्विक बंधन, नाइट्रोजन में त्रिक बंधन। ये सब ऑब्जेक्टिव का बहुत फेमस क्वेश्चन है, खाली इसको अच्छा से ध्यान से देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा। जो है यहाँ से एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं, आराम से बनेगा। अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखें, बताते हैं। इतना पूरा समझ में आ गया, आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन। देखिए ये बंधन समझ में आ गया, लेकिन हमेशा एक चीज याद करके रखिएगा, ये लग रहा होगा कि ये बंधन जो है सबसे ज्यादा मजबूत है और ये थोड़ा इससे कमजोर है। ये बात सही है, लेकिन ये बंधन सबसे कमजोर नहीं है। एक बात हमेशा याद करके रखिएगा, सबसे कमजोर बंधन होता है मतलब का बंधन। मतलब का बंधन में जो है जितना तक काम रहेगा उतना तक मजबूत रहेगा, काम खत्म, सब कुछ जो है खत्म हो जाता है।